मेरा नाम नेहा है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माता पिता तो काफ़ी साल पहले ही गुजर गए, लेकिन मेरे 4 भाइयों ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। मेरे भाइयों ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला था कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। मैं जिस चीज़ की मांग करती, बहुत से जल्द पहले ही मेरे पास मौजूद हो जाती थी। मैं गाँव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गाँव के सरपंच थे और 2 बड़े भाई विदेश पढ़ने के लिए गए हुए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक़ नहीं था और मेरे बड़े भैया गांव के ही डॉक्टर थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भैया से स्मार्टफ़ोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी कि आजकल सभी के पास मोबाइल हैं, लड़का हो या लड़की, सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसलिए मैंने अपने भैया से मोबाइल की डिमांड की। मेरे बड़े भैया ने फ़ौरन ही मुझे नया स्मार्टफ़ोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छे फ़ोटो क्लिक किया करती थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैं सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो अपलोड किया करती थी तो बहुत सारे कमेंट और लाइक आने लगते थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात एक अभिषेक नाम के लड़के से हुई। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, लोग लड़कियों के फ़ोटोज़ पर गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे मेरी दोस्ती अभिषेक से बढ़ने लगी और हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में तब्दील हो गई, हमें पता नहीं चला। मैं रोज़ाना अभिषेक से फ़ोन पर बात किया करती थी और मेरी अभिषेक से चैटिंग भी होती थी। मैं गाँव में रहने वाली लड़की थी और अभिषेक शहर का रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अभिषेक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार के खेल चुके थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे बड़े भैया ने गांव के ही वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी। फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपने भाभी को अपने बारे में बता दिया था और यह भी बता दिया था कि मेरी बातचीत अभिषेक से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि स्नेहा किसी और लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की बातचीत जो सोशल मीडिया पर हुई, तो भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते, ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उन्हें धोखा दे देते हैं, लेकिन अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैं इस बारे में अभिषेक को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की एक ना सुनी और एक दिन मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी चुपके जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भागी तो कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और अभिषेक ने बताते हुए मुझे पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार अभिषेक को देखा था। अभिषेक भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में अभिषेक रहता था उसमें मुझे भी अपने साथ वहीं पर रख लिया था। अभिषेक किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था, वह अपना काम बहुत मेहनत से करता था। अभिषेक के साथ ज़िंदगी गुजार कर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से भाग कर आ गई थी। ज़रूर मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि मैं अभिषेक के प्यार में दीवानी हो गई थी। अभिषेक मेरी छोटी की छोटी बात को पूरा किया करता था। उनको एहसास था कि मैं उनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का यह फैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खुशियों का अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति की मौत को गले लगा लिया है। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी ज़िंदगी उजड़ गई थी, जिसके खातिर मैं गांव से शहर आ गई थी। आज वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था।
मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया तो मेरा पति इस दुनिया में कोई और नहीं था, और अब तो मेरा भी इस दुनिया से मेरे पति के अलावा कोई नहीं था, और वह भी अब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही मौजूद होती थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैं अपने भाइयों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और जब वापस कभी तुम्हें हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। और हमने सारे गांव में खबर फैला दी है कि तुम मर चुकी हो। यहाँ तक कि हमने किसी को झूठ लाश लाकर कह दिया था कि यह तुम हो, और एक हाथ से मैं तुम्हारी मौत के गई। वैसे ही मुझे पता था कि मुझे अपने भाइयों से कोई यही जवाब मिलेगा, लेकिन जब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती, मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। अभिषेक को मरे हुए 1 महीना ही हुआ था। कुछ दिन तो मैं आज आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई ना कोई चीज़ बेचकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैं सड़कों पर भीख मांगा शुरू कर दिया था। कोई मुझे खाना दिया करता था तो मुझे सुना दिया करता था, वरना मैं भूखी पड़ी रहती थी। मेरी ज़िंदगी बस से पत्थर होते चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी हुई भीख मांग रही थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं सड़कों पर बैठकर अपना दिन की और रात गुजारा करती थी। उसे दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर में वह रूखी सूखी रोटी पर ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। प्लीज़ सब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम सकती हो? यह सुनकर मुझे हैरानी रह गई थी। उससे मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो। मेरे पास एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें अपने घर में खाने पीने के लिए सब कुछ दे दूँगा, और तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएंगी। वैसे ही मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं डर डर के ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता था तो कोई मार खिला देता था, और अगर कोई मुझे खाना नहीं देता था तो मैं भूखी पड़ती रहती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे ही मुझे उस टाइम पर खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। मैं उसके साथ गई तो उसका घर बहुत बड़ा था और वह बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा, क्या आराम से पेट भर कर तुम खाना खा लो। पहले तो मैं पेट भर के खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर ऐसा एहसास हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इसलिए उससे मुझे भी कोई भी सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी को बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम नेहा है और मैं बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मेरे 4 भाई हैं। मैं अपनी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और गांव में रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसी के खातिर मैं अपना घर गांव छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट पर मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े और मेरी मजबूरी ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन में कुछ नहीं खाया था
इसलिए आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उसी आदमी ने कहा कि आप मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो, आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन आपको इसके बदले मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही है। मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो मेरे बेटे को माँ बनकर पाल सके। उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगे, यह है मेरा बेटा और इसका नाम वंश है। इसको पैदा होने के बाद इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी। मैंने उसे आदमी के बेटे को गोद ले लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी कि आज अगर मेरा बेटा होता तो वह भी इसके ही जैसा होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिस कैरेज हो गया था। इस वजह से मैंने अपने बच्चों को खो दिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बेटे को अपना बेटा समझकर ही उसकी परवरिश करूँगी। वंश का ख्याल रखने के लिए मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मैं वंश का ख्याल रखना था। टाइम से उसको खाना खिलाना, टाइम से उसको सुलाना और उसके कपड़े वगैरह चेंज करना। बाकी घर के हर काम के लिए घर में नौकरानियाँ मौजूद थी। एक दिन सुबह उठी तो बांस बिस्तर से गायब था। उठकर बाहर गई और फिर मैं सबसे पूछा कि साहब वंश कहाँ है? वह अपने बिस्तर पर नहीं है। साहब ने मुझे बताया कि शाम तक वह वापस आ जाएगा। मैंने है, तुम बस वही करो। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि पूछना ही छोड़ दिया था। एक रात जब वंश के साथ सो रही थी तो आधी रात में आंख को खुली और जब मैंने देखा कि वंश बिस्तर पर मौजूद था, मैं जागती रही और अचानक ही किस टाइम मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। और सुबह को रोज़ की तरह वंश बिस्तर पर मौजूद नहीं था और मैं उठकर बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो सब बैठे हुए थे और सब मेरी तरफ पेट किए हुए कुछ बैठे थे। मैंने उससे पैर बाहर आई, इसलिए सबको मेरे कदमों की आवाज़ भी नहीं आई थी। सब अपना फ़ोन चलाने में बिजी थे और मैं उनका होलिया देखकर हैरान रह गई थी और डरने लगी थी। वापस अपने कमरे में चली गई। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब आखिर क्या काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ अपने काम करने से ही मतलब था। मुझे तो इस घर में इस चीज़ मिली हुई थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन वहाँ पर काम करने वाली नौकरानियों ने सबके बारे में पूछना शुरू किया। उसने पूछा कि आखिर साहब क्या काम करते हैं? तो वहाँ की एक नौकरानी ने मुझे बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यह सब मैं हैरान रह गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर वाले के घर में रह रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी उन्होंने मेरी मदद की होगी। मैं ऐसी हो गई जैसे मुझे साहब के बारे में कुछ पता नहीं चला। यह बात मैंने साहब को जाहिर नहीं होने दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके बारे में साहब जान गई हूँ तो ना जाने वह मेरे साथ क्या करते। इसलिए मैं खामोश हो गई थी। एक दिन मैंने साहब के टेबल पर एक फ़ाइल रखी हुई देखी। उस फाइल को उठाकर मैं अंदर कमरे में रखने जा रही थी। तभी अचानक पर फाइल मेरे हाथ में गिर गई और उसमें से बहुत सारे पेपर्स पर गिर गए थे। मैं उन पेपर्स को इकट्ठा किया तभी मेरी नज़र फाइल से गिरे हुए एक फ़ोटो पर पड़ी। जब मैं वह फ़ोटो देखी तो फ़ोटो देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति की तस्वीर आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने सोचा कि अगर साहब आपको पता चल गया कि मैं यह फ़ोटो देख ली है या फिर वह पता चल गया कि यह फ़ोटो में जो आदमी है उसकी पत्नी हूँ तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसी टाइम डर की वजह से मैं जल्दी सारी चीज़ एक साथ इकट्ठा की और उस फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था और सबसे बड़ी फिक्र तो यह बात की थी कि मुझे अपनी जान का खतरा हो गया था और इसके बावजूद भी मैं यहाँ नहीं रह सकती थी क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं था और मुझे उस बच्चों से प्यार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे यह बच्चा मेरा ही है। इस बच्चे से मुझे दिल लगाव हो गया था और इसके अलावा मुझे इस फ़ोटो का राज भी जानना था। अगर इस दुनिया में इस पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति का फ़ोटो कैसे आया? मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाइयों ने अभिषेक को ढूंढने के लिए इस पुलिस वाले के रिपोर्ट लिखवाई हो। लेकिन मेरे भाइयों ने तो अभिषेक को देखा ही नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। उस आदमी ने पूछा कि तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो गए थे। उस बच्चे ने अब मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि वह मुझे मम्मी ना कहे, लेकिन फिर भी वह मुझे मम्मी ही कहता था। साहब ने भी इस बात को कोई ऐतराज़ नहीं किया था। मुझे ये बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था,
इसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ कि रात को मेरी आंख खुलती और वंश मेरे साथ ही सो रहा होता था, लेकिन जब सुबह मैं उठती तो वंश बिस्तर से गायब होता था। और जो बिस्तर मैंने उस फाइल में देखी थी, क्या वह एक सपना था? लेकिन वह गलत नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई हैरत की बात थी। मुझे साहब ने एक मोबाइल दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। मैं काम में बिजी थी, इसी वजह से कॉल नहीं उठा पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आई तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल में किसी अजनबी नंबर से कॉल आई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उस नंबर से मैसेज आया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि स्नेहा तुम कैसी हो। मुझे बड़ी हैरत हुई, आखिर कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि शायद यहाँ की नौकरानियाँ में से कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। इसलिए थोड़ी देर बाद मुझे कोई मैसेज नहीं आया था तो मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर हर रात को इस नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में तरह तरह की बातें होती, कहीं मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई बात होती, तो कहीं मेरे भाइयों के बारे में कोई बात होती, तो कहीं मेरे पति के बारे में कोई ऐसा इंसान था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। और जो मुझे मैसेज कर रहा था, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, यह सब तो मैं नहीं जानती थी। मुझे डर लगने लगा था कि ना जाने यह कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं बात बता किसी और से नहीं कर सकती थी, बता सकती थी। वह मुझे यही कहता था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, और कहता था कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वह मुझे एक नए नंबर से मैसेज करने लगा। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती थी, वह हर बार एक नए नंबर से मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। ऐसी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती थी। एक बार मुझे शक भी हुआ कि कहीं यही सब कुछ तो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं उनको अपना वहम समझकर भूल गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे सब कुछ सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मेरा खाना पीना उठने वाला है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं इज्जत से रह रही थी। मुझे साहब पर शक हुआ तो मैं सबकी नज़र रखना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसे इंसान हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद वही हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते थे, उस टाइम साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उससे मैसेज करने वाले शख्स को मुझे कोई डिमांड नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि उससे बात करती रहूं और उसको अपना दोस्त समझूं और उसके अपनी सारी परेशानियां बताऊं। जब बहुत दिन गुजर गए और उसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो ना ही मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल किया, तो धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा था और मैं उससे बात करने लगी थी। मैं अपनी परेशानी तो उसे शेयर नहीं करती थी, लेकिन उससे बात करती थी। वह मुझे इधर उधर की हंसी मजाक भी करता था। और जब मैं उससे पूछती थी तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चल गया, तो वह मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं देता था और अपने बारे में सब कुछ बताता था कि वह जब जॉब करता था और वह शादीशुदा भी नहीं था और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं था, इसलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं किसी के सामने उससे बात न किया करूं, इसलिए मैंने उसको यह सब बात बता दी थी। किसी के सामने उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। और अब हम रात को ही बात किया करेंगे। जब सब सो जाते हैं तो रात को मैं देर रात तक उसे चैटिंग किया करती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह को आंख नहीं खुलती थी और जब मैं उठती थी तो वंश भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। वंश के बारे में मैं उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह मेरा रास्ता और इस घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इस घर का नमक खा रही थी। और वैसे भी वह कौन था, मैं उसको ज़्यादा तो नहीं जानती थी। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वह सच भी था या नहीं, इस बारे में उसने नहीं जानती थी। मेरे लिए बस वह एक टाइम पास बन चुका था। मैं सारा दिन अकेले बोर रहती थी। वंश को शाम को ही घर लौटता था
और घर के काम भी नौकर किया करते थे, इसलिए उससे बात करके मेरा टाइम पास हो जाता था। 2-3 दिन से वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वह खुद मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैं उसकी बात को इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को वंश के सब एक साथ घर में चलते हुए आए। साहब ने मुझसे कहा कि शाम को खाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है। बेस्ट फ्रेंड बहुत दिनों से मेरे घर आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बनाओ और तैयार रखो। साहब से कहा कि ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूँगी। मैं काफ़ी सारे डिशेज़ तैयार की थी। 3 घंटे बाद ही बाहर से किसी की बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मुझे लग रहा था शायद मेहमान आ रहे हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे फ़ोन वाले लड़के को भूल गई थी। उसने कहा था कि वह मुझसे मिलने के लिए आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं तो देखते ही रह गई थी कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी, खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई साहब और वह इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसका क्रियाकर्म होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं तो दम होकर अभिषेक की तरह देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा हुआ है। अभिषेक भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे, और उनकी आंखों में मुझे आंसू नज़र आ रहे थे। अभिषेक ने मुझसे कहा, स्नेहा, यकीन कर लो, मैं ही हूँ तुम्हारा अभिषेक, जो तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं ज़िंदा हूँ। और यह कहते हुए वो मेरे पास बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं उनको छूकर देख रही थी। मुझे यकीन सा हो गया था कि वह सच में ज़िंदा है और मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं उनके गले से लगकर खूब रोने लगी। वह भी मुझे लिपटकर खूब रो रहे थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब याद करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था यह सब कुछ मुझे याद आने लगा था। मैं अभिषेक से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वह कौन था जिसका क्रियाकर्म मेरी आंखों के सामने हुआ था और उसके लाश हॉस्पिटल में से मैं खुद देखी थी। और मैं अभिषेक से कहा कि अगर आपको मालूम था कि मैं आपके सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं तो आप इतने महीनों तक हमसे दूर क्यों रहे। मैं रोहित चली जा रही थी और कहीं जा रही थी। अभिषेक ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसको सुनकर तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बात कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूँगा। देखो, मैं यहाँ पर आ गया। मैं तुमसे कहीं बाहर नहीं बुलाना ना। फिर मैंने सोचा कि जो बातें वह लड़का मुझे किया करता था और उसके मेरे बारे में जितना भी मेरे बातें बताती, यह सब बातें तो मेरे पति और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि अभिषेक ज़िंदा भी हो सकते हैं। मैं अभिषेक से कहा कि अगर आप ज़िंदा थे तो आप इतने टाइम से कहाँ पर थे, मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। अभिषेक ने मुझसे कहा कि तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गई थी और हमसे शादी कर ली थी तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाइयों ने यहाँ आकर हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उन्होंने अपने गांव में तो सबको बता दिया था कि तुम मर चुकी हो एक एक्सीडेंट में और मौके पर तुम्हारी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने खुजली हुई लाश को लोगों के सामने साबित करने का जाहिर कर दिया था कि बाकी तुम मर चुकी हो। क्योंकि अगर गांव वालों को यह पता चल जाता कि सरपंच की बहन घर से भाग गई तो तुम्हारे भाइयों की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होती। बदनामी के डर की वजह से तुम्हारे भाइयों ने गांव में झूठ बोल दिया था और तुम्हारे मर जाने की साबित कर दिया था। लेकिन वह लोग अब मेरे दुश्मन हो गए थे। जिसने उनकी बहन से शादी की, उस टाइम मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर ने तुम्हारे मिस कैरेज की दवाई खिला दी, क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी।
मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे बच्चे के साथ डर डर के ठोकरें खाती रहो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने मुझे बार बार नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया, और मैं जगह जगह तुम्हारे भाइयों की वजह से एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन कर कर के उन्होंने मुझे धमकी दी और कहने लगे मेरे साथ तुम्हारी भी जान ले लेंगे। मैं तुम्हें वहीं से छोड़कर चला गया, क्योंकि वह लोग मेरे पीछे पड़ चुके थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो। अगर वह लोग मुझे ढूंढ लेते तो वह मुझे मार देते, लेकिन मेरे साथ वह तुम्हें भी ढूंढते तो तुम भी मारी जाती। मैं नहीं चाहता था कि वह लोग तुम्हें मारते। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक से कारण के मुझे करने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक्सीडेंट से बच गया। मैं कार के सामने आने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उसे कार के सामने आ गया, और तुम्हारी भाई की उस कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तभी मौके पर मैं वहाँ से भाग निकला। तुम्हारे भाई जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर तुम बच गए हो तो यह मत सोचना कि तुम हम हर बार बच जाओगी। जब तक तुम्हें मार नहीं देते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान से दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ था, मुझे नौकरी से निकलवाया गया था, और भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। तब तक तो नहीं पता था कि यह तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जब मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे और कहा गया कि तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तब मैं समझ गया कि तुम्हारे भैया ही हैं जो मेरे साथ यह सब कुछ कर रहे हैं। जिसके घर में तुम रह रही हो, यह मेरा दोस्त है, यह मेरा बचपन का फ्रेंड है, और यह पुलिस ऑफिसर है। मैंने इससे मदद मांगी और यह मेरी मदद करने के लिए भी तैयार हो गया। 1 महीने तक तो मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए कहीं ना कहीं भागता रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मुझे पता था कि मेरे दोस्त अपने घर में अकेला रहता है, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम किसी भी तरह से मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसको अपने घर में जगह दो, ताकि वो परेशान ना हो। मेरा यह दोस्त आपको तुम्हारे पास गया और कहता है कि तुम मेरे घर चलो। तुम अपने घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती, इसलिए उसने सोचा कि यह अपने बेटे वंश की परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी, और परेशानी के खातिर आसानी से तो उसके घर जाकर रह लूँगी। यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल सोच थी, और अब मेरी परेशानी ख़त्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ़्तार करवा लिया, जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैं तुम्हारे भाइयों को पुलिस के हवाले नहीं करवा दिया, तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। काफ़ी दिनों तक मेरे सामने मुझे जेल के ही कमरे में बंद कर दिया गया था कि मैं बाहर निकले भाई किसी न किसी तरह से मेरा पता निकलवा ही लेते थे और मुझे जान से मार देते। मेरे दोस्त ने जेल में बहुत ख्याल रखा था, और जब तक मेरे दोस्त ने मुझसे तुम्हारे भाइयों की नहीं ढूंढ निकाला, तब तक उसने मुझे भी जेल से बाहर निकाला, क्योंकि मेरे लिए जेल ही ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं बिल्कुल महफूज था। और तुम्हारे भाइयों की तय हो गई थी, और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसलिए किया था ताकि तुमने कदम उठाया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपनी ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी थी। मैंने अभिषेक से कहा कि एक सवाल मेरे दिमाग में भी अभी भी घूम रहा है, आखिर वंश सुबह होते ही कहाँ चला जाता है। तभी वह कहने लगे कि मुझे माफ़ कर देना, भाभी वह मेरा बेटा है और उसी की वजह से आपके यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे की माँ की ज़रूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से 1 हफ़्ता पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और 1 हफ़्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं जब आपके पास यहाँ पर लेकर आया था, मैंने सोचा था कि पता नहीं मेरा बेटा आपको माँ समझेगा या नहीं। आप अगर उसे प्यार से सुलाओ जी तो वह सोएगा भी नहीं। लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह को मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में चला जाता था और शाम को घर वापस लौटता है। मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब रहती थी, इसी वजह से मैंने उसको ध्यान बटाने के लिए उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, और मैं उसको रात को घर पर लेकर आ जाता था। सुबह होते ही मैं उसे स्कूल भेज दिया करता था, लेकिन मेरे वंश का बहुत ख्याल रखा है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। अभिषेक अपने दोस्त से कहने लगे, तुमने भी तो हमारा बहुत साथ दिया,
तुम्हारी वजह से ही आज हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल गए हैं। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई है और हम सबके घर में ही रहते हैं। साहब का कहना था कि मैं उनकी बेटी की परवरिश ऐसे ही करूं जैसे मैं करती थी, क्योंकि वंश मुझे बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था और मैं हमेशा वंश को माँ की तरह ही प्यार दिया था, इसलिए हम उन्हीं के घर में रहते थे। मैं अभिषेक का साथ दोबारा से पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया था वह माफ़ करने के लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाई जेल में हैं और जब उनकी सज़ा भी पूरी हो गई है, एक दिन मैं उनसे जेल में मिलने के लिए गई थी। भैया ने मुझसे माफ़ी मांगी और अभिषेक से भी माफ़ी मांगने लगे। हमने उनको माफ़ कर दिया था। मैंने भैया से कहा कि भैया आपको एक शर्त पर माफ़ करूँगी, अब आप हमें जीने दो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। कभी आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भाइयों ने भी कहा कि बस मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। अभिषेक के साथ अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत है। ज़िंदगी में आप सब बहुत ठीक हो गया है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशी गुजार रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।